प्राचीन भारत में स्वर्ण काल कहे जाने वाले गुप्त काल के पश्चात भारत अनेक खंडों में विभाजित हो गया और छोटे छोटे राज्यों के मध्य कन्नौज के लिए संघर्ष अति विशिष्ट हो गया। आज के इस वीडियो में हम उत्तरोत्तर काल को समझेंगे और जानेंगे किस प्रकार छोटे छोटे शासकों ने कन्नौज के लिए आपस में संघर्ष किया और इस दौरान उत्तर प्रदेश की क्या मुख्य भूमिका थी। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए इसी क्रम में जानते हैं कि किस प्रकार की क्लास रहेगी और किन किन वंशों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग की क्लास आज की मुख्य रूप से रहेगी कन्नौज के मोखरी वंश के बारे में और वर्धन वंश के बारे में। तो क्लास अपने आप में बहुत अधिक खास है, हालांकि यहाँ पर कुछ और खास चीज भी, जैसे कि सर्व प्रमुख यहाँ पर हम देखते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष अपने आप में विशेष है, लेकिन उसके लिए हम एक विशेष क्लास करेंगे, अगली क्लास रहेगी और पूरा का पूरा त्रिपक्षीय संघर्ष अच्छे से जानेंगे समझेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कन्नौज का जो संघर्ष रहा वह मुख्य रूप से मोखरियों के साथ रहा और हम देखते हैं कि बाद में हर्षवर्धन ने भी अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ही स्थानांतरित कर दिया था। तो यह दोनों ही वंश हमारे आज की क्लास की दिशा में महत्वपूर्ण है और हम लोग के पेपर 5 के लिए बहुत अधिक विशेष है यदि प्रश्न गुप्तोत्तर काल से पूछा जाता है। तो हम लोग समझते हैं, पता लगता है कि गुप्तोत्तर काल जो है वह अनेक शासकों का काल कहा जाता है। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ हमें अनेक शासक देखने को मिल रहे हैं, चाहे वह चंदेल हो, गुर्जर प्रतिहार हो, पाल हो या फिर राष्ट्रकूट हो। मुख्य रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष तो हमें पता ही है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे भारत पे इन तीनों का ही कब्जा था। उस समय अलग अलग जगह पे जो कमजोर शासक थे पर फिर भी एक छोटा साम्राज्य लेकर के अपना शासन चला रहे थे और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि उन्हें वह एक मौका मिले जिससे वह भारत के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर पाए। लेकिन जो प्रमुख शासक थे उनकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप आज की क्लास से परिचित हो गए हैं, लेकिन यहाँ इस खंड से किस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, पहले एक बार उसको भी हम लोग जान चलते हैं। तो पता लग रहा है, कह रहे हैं कि गुप्तोत्तर काल के प्रमुख वंशों का वर्णन करते हुए उनकी जानकारी के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए, गुप्तोत्तर काल क्या है, पहले तो आपने ये जानना है। दूसरी बात, कौन कौन से वंश रहे, क्योंकि जब गुप्तों का विघटन हुआ तो अनेक वंश आ गए, तो उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए ब्रीफली कि क्या क्या, कौन कौन, कैसे कैसे था। और हम लोग मेन हिस्ट्री में तो सब कुछ पढ़ते ही है ना, बस उसमें से आज हम लोग को सिर्फ उत्तर प्रदेश निकालना है, जिसको इतिहास में क्या कहते हैं, मध्य देश, जो नाम मैं आप लोग को हर क्लास में बताता आ रहा हूं, ठीक, भूलिएगा नहीं। ओके, तो इसी प्रकार जब काल बदलेगा, समय बदलेगा, वंश बदलेगा तो सोर्सेज भी बदल जाएंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, बात क्लियर है। तो इस काल में कुछ अन्य नए सोर्स, कुछ नए पुरातात्विक सोर्स, कुछ नए लेखक आएंगे, वे अपने माध्यम से सारी बातें लिख करके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या खास है हमारे लिए आज की इस क्लास में, ठीक है। तो शुरुआत कन्नौज के मोखरी से कर लेते हैं। गुप्त वंश अब क्या हुआ, विघटित हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार एक बड़े क्षेत्र पर भारत के गुप्तों ने शासन किया था, लेकिन एक बात जो मैं आप लोग को हर क्लास में बता रहा हूं वह यह भी है कि ऐसा रातों रात नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक रात ऐसी हुई कि सब लोगों ने मान लिया, युद्ध हुआ और रात में सब खत्म हो गए और उसके बाद में गुप्तों का नामो निशान मिट गया और नए नए शासकों ने भारत पर शासन शुरू कर दिया। नहीं, पूरा एक ट्रांजिशन पीरियड होगा। एक समय गुप्तों ने छोटे जगह पे शासन किया, धीरे धीरे साम्राज्य विस्तार हुआ, सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने। चंद्रगुप्त ने किस प्रकार से विस्तार किया, समुद्रगुप्त ने कैसे विस्तार किया और भारत के एक बड़े क्षेत्र पे गुप्तों का शासन स्थापित किया, ठीक। तो इसी प्रकार अभी क्या होगा कि कहीं ना कहीं भारत में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ छोटे 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 शासक थे जो गुप्तों के अधीन थे। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा शासक भी होगा जो गुप्तों के अधीन रहते हुए काम चला रहा होगा, चाहे वह कहीं पर सामंत होगा या वह उनके अधीन कोई मंत्री होगा। तो यह व्यवस्था भी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी योग्य थे, पर इतने अधिक योग्य नहीं थे कि वे सीधा आकर के समुद्रगुप्त से लोहा लेने को तैयार हो जाए। कौन मरना चाहता है, कौन अपनी मौत को दावत देगा, समुद्रगुप्त के सामने जाकर लड़ेगा और सोचेगा कि मैं अपना शासन स्थापित करूं। हालांकि ऐसा काम करोगे शासन तो स्थापित नहीं होगा और हो सकता है कि इतिहास से नाम ही गायब हो जाता, नहीं पढ़ने को मिलता है ना। तो पता लगता है इन लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और सही समय का इस्तेमाल किया, ठीक है। अभी कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कहते हैं कि सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए और कह देते हैं बहुत लोग कि टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। तो कहीं कहीं पर ठीक लगता है पर हर जगह नहीं, है ना। लड़ाई वड़ाई में कहते हैं ना कि भाई उससे पंगा नहीं लेना चाहिए जो आपसे तगड़ा होता है। तो वही वाली स्थिति है, जब पता है कि गुप्त पूरे भारत पर शासन कर रहे हैं और आपको कोई छोटी जगह मिली हुई है शासन करने में, चलाते रहो जब तक आपको दिख रहा है कि कोई नया आपके लिए सिस्टम तैयार नहीं हो पा रहा है, ठीक। वही काम इन लोगों ने किया। तो जब इनको देखा कि भाई स्कंदगुप्त के बाद अब गुप्त कमजोर हो गए हैं, जो शासक आ रहे हैं वो
अधिक मजबूत नहीं है और व्यवस्था को अच्छे से नहीं चला सकते, अधिक योग्य नहीं है, अब धीरे धीरे वो अपने शक्ति को स्थापित करना शुरू करेंगे। पहले व्यवस्था कहाँ से शुरू होगी? गुप्तों के दूरवर्ती क्षेत्रों से। जो दूर के प्रदेश होंगे पहले धीरे धीरे उनसे वो छीने जाएंगे। क्यों? क्योंकि केंद्रीय शासनीय व्यवस्था थी मुख्य रूप से, हालांकि प्रांत बटे हुए थे, बट पहले दूर से चीजों को खींचना शुरू करेंगे। धीरे धीरे उनका जो पूरा का पूरा साम्राज्य है उसको सिकोड़ दिया जाएगा, फिर अंत में राजधानी पर कब्जा होगा। ऑल क्लियर? ठीक। तो इस प्रकार हमें पता लगा कि अलग अलग शासक बाद में आए, जैसे कि हर्ष आ गए, ठीक है, मोखरीज आ गए। एक वंश ऐसा भी था जिसको हम लोग लेट गुप्तास कहते हैं। लेट गुप्त शासक का मतलब जो लोग उत्तरवर्ती गुप्त थे, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भाई गुप्त पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। बाद में जब ये कमजोर होंगे तो इनका साम्राज्य सिकुड़ जाएगा और ये उसके बाद एक क्षेत्र में ही शासन करेंगे और इनकी जो बाकी जगह है वो अन्य शासकों के द्वारा, अन्य वंशों के द्वारा हथिया ली जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार सारी व्यवस्था आगे बढ़ी। बताते हैं कि गुप्तों के अधीन ही एक व्यक्ति इनका सामंत हुआ करता था। सामंत मतलब कि आपको एक क्षेत्र दे रखा है, आप एक प्रांतीय शासक हैं, एक छोटे क्षेत्र पे आप गुप्तों के नाम से ही शासन चला रहे हैं। बात क्लियर है? तो वही बात हमको पता लगती है कि जब गुप्त शासन का विघटन हुआ तो उसके बाद एक बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, जिसको इस समय मध्य देश कह रहे हैं, ये मोखरियों के अधीन चला गया। हमें पता लगता है कि स्थापना किसने करी थी। अगर हम बात करें मोखरी वंश की तो हमें पता लगता है कि यहाँ एक सामंत हुआ करते थे। ठीक है, सामंत ने क्या किया भाई, उसको पता लग गया कि भाई व्यवस्था कमजोर है तो हमला कर देते हैं। कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि राजा को छल से मार दिया गया था, जहर दे दिया गया था खाने में, ऐसी कुछ व्यवस्था ही चलती है और कोशिश शुरू हो जाती है कि अब तख्ता पलट हो। ठीक है, तो हमें इसी क्रम में आगे पता लगता है कि मोखरी मूल रूप से गया जिले के निवासी थे। गया कहाँ है? आज का बिहार में है, लेकिन उस समय ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वह गुप्तों के अधीन हुआ करता था। तो बताते हैं कि इन्होंने सारा का सारा कार्यक्रम अब शुरू किया। यह मूल रूप से यहाँ के निवासी थे और अब तख्ता पलट का काम शुरू करेंगे। क्योंकि अब कन्नौज महत्वपूर्ण हो गया है। पहले हमें पता लगता था ना कि मगध महत्वपूर्ण है, लेकिन अब मगध का स्थान इस काल में आकर के कन्नौज ले लेगा और सारी की सारी गतिविधियां, राजनीति का केंद्र, सब कुछ अब कन्नौज में होना शुरू हो जाएगा। बात सभी को क्लियर है? तो हमें पता लगता है कि इसका जो पहला शासक था वह हरिवर्मा माना जाता है। ठीक है, बात क्लियर है? इतिहास जो पढ़ा जाता है जनरली वो हरिवर्मा की तरफ से ही पढ़ा जाता है। कहते हैं कि उसके समय ही इनका इतिहास शुरू हुआ। तो अब यह गद्दी पे स्थापित हो जाएगा और अब आगे के कार्य शुरू कर देगा। बताते हैं कि इसने काम कब शुरू किया, कब गद्दी हथियाई, तो वो पता लगता है कि लगभग 510 ईस्वी का समय वह रहा होगा जिस समय इसने अपनी सत्ता स्थापित की और एक सेना, एक साम्राज्य शुरू कर लिया इसने। ठीक, पर कुछ चीजें मैंने आप लोग को हमेशा बताई, तो यहाँ भी हमें वो नहीं भूलना है। ऐसा नहीं सोचना कि अब हरिवर्मा आ गए हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश कब्जे में, पूरा भारत कब्जे में। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। अभी एक छोटी जगह पे शुरू करेंगे। ठीक है, तो बताते हैं कि इनका जो इतिहास है यह एक छोटी जगह से शुरू होता है। कहाँ पे? कन्नौज में। कन्नौज में इन्होंने सत्ता स्थापित कर ली। अब इसके बाद ही धीरे धीरे महत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा कन्नौज का और कन्नौज शक्ति का केंद्र बन जाएगा। ठीक है, अब पहला जो शासक होगा उसको बहुत अधिक समय भी नहीं मिलता है शासन करने के लिए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बाद के जो शासक होते हैं वह मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पहला जो शासक होगा वो नींव रखिएगा शासन की। ठीक, अब बाकी जो बाद वाले आएंगे उनको नींव मिल गई, उनको एक साम्राज्य मिल गया है, एक भूमि क्षेत्र मिल गया है जिसपे वो लोग शासन कर रहे हैं। अब उन पर जिम्मेदारी है कि जनता के लिए कल्याणकारी कैसे हो कार्य, और पता लगेगा कि कैसे कैसे वो धीरे धीरे इसको विस्तार प्रदान करेंगे और दूर दराज तक अपने वंश का नाम करेंगे। बात सभी को इतनी क्लियर हो गई है? तो बताते हैं कि जो हरिवर्मा था उसने महाराज की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, अब यह टर्म भी आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, अब आपको इसको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, हमें यह पता लगता है कि जब गुप्त वंश शुरू हुआ तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था कौन था? श्रीगुप्त था। तो श्रीगुप्त ने क्या किया, उस समय भी इसको स्थापित तो किया, लेकिन इसकी जो उपाधि थी वह उपाधि महाराज की थी। जब हमें पता लगता है कि श्रीगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त आए, तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, यानी कि उसको महाराज की जो ये उपाधि थी वह पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ और खास होना चाहिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि नाम जितना बड़ा लगेगा उतने ही पता लगेगा कि वह शासक पराक्रमी था, उसका शौर्य अधिक था और उसने दूर दराज के क्षेत्रों तक शासन विस्तार का कार्य भी किया था। ठीक, तो यहाँ पर अब वही वाली स्थिति है कि जब श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी तो उसके बाद में इसके साथ नई टर्म जुड़ी थी, जिस वजह से यहाँ के जो शासक थे गुप्त काल के वह महाराजाधिराज के शासन की उपाधि धारण करते थे। अब
लेकिन ऐसा भी नहीं था कि महाराज की जो उपाधि थी वो पूरी तरह से मर गई थी। कौन धारण करते थे, तो ये बात मैंने आप लोग को बताई थी कि इस काल के अब जो प्रांतीय शासक होंगे, जो गुप्तों के अधीन होंगे और जो इनके सामंत होंगे, वे लोग अब यहाँ जो उपाधि धारण करेंगे वह महाराज की उपाधि धारण करेंगे। जैसा कि आप लोग को सब क्लियर किया था मैंने, तो वही चीज यहाँ पे भी कंटिन्यू होगी। हमें पता लग रहा है कि भाई जो यह सारे मोखरी थे, ये मोखरी कहाँ के थे, यह गुप्तों के अधीन सामंत हुआ करते थे। तो इन्होंने जब अपनी सत्ता स्थापित की तो महाराज की उपाधि धारण की, ऐसा इसके अभिलेख हमें बताते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह अपने को मानता था कि हम गुप्तों के अधीन हैं, उनसे ऊपर नहीं है। और अभी गुप्त वंश तो पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है ना, तो अभी वो भी चल रहा है साथ साथ में, चाहे बेशक उसकी जगह उसका शासन का जो क्षेत्र है वह सिकुड़ गया हो। ओके, ठीक है। तो लेकिन अब धीरे धीरे टर्म बदलेगी। जैसे श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, बाद के लोगों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। सेम वही चीज हमें पता लगेगी यहाँ मोखरियों के साथ में। हरिवर्मा पहला शासक है तो महाराज की उपाधि धारण कर रहा है, वह मानता है कहीं ना कहीं कि गुप्त जो हैं हम उनके अधीन हैं, गुप्त हमारे महाराज हैं और वह ही मुख्य हैं। लेकिन हर कोई इंसान ऐसा नहीं मानता। तो इसके बाद के अब जो शासक आएंगे वह स्वयं को अब अच्छा मानेंगे, पराक्रमी मानेंगे, वह दूर दराज के अभियान शुरू कर देंगे। तो उनके साथ में भी टर्म बदल जाएगी और वह महाराज की जगह महाराजाधिराज हो जाएंगे। क्लियर बात? ओके। तो इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि हमें ये सारी जानकारी अलग अलग अभिलेखों से मिल रही है। ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं। मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि हर काल के अपने सोर्सेज हैं और वही सोर्सेज हमें सारी बात बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो बिल्कुल इस काल में इन लोगों ने क्या किया, अपने अभिलेख खुलवाए। अभिलेखों का चलन हमें पता है कि चल रहा है मौर्यों के काल से, और सबसे पुराने जो अभिलेख हैं वह किसके माने जाते हैं, अशोक के माने जाते हैं। ठीक, तो अब ये परंपरा लंबी चल रही है। सब लोगों ने अपने अभिलेख खुदवाने, स्तंभलेख खुदवाने शुरू कर दिए हैं ताकि यह अपने शासन की बातें हम तक पहुंचा पाए, जो काम हो रहा है। दूसरा काम ये हुआ करता था कि ये लोग मुख्य रूप से जो भी बातें खुदवाते थे उस समय जनता को जानकारी देने के लिए, संदेश देने के लिए, कोई नई नीति है वो उन तक पहुंचाने के लिए यह सब काम करते थे। ठीक है, जिसको बाद में इन लोगों ने हटवाया नहीं या पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया, तो इसीलिए तो हमें ये मिल पाया ना, वरना कहाँ पता लग पाता कि कोई मोखरी भी आए थे इस जगह पे। ठीक है, तो पता लग रहा है कि बाराबंकी जगह है उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगर नहीं पता तो जान लो, उत्तर प्रदेश के मानचित्र की जानकारी आप लोग को अच्छे से होनी चाहिए। अयोध्या के पास ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग बाराबंकी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो पूरे मानचित्र का ज्ञान रखिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आती रहे। अभी तो हम लोग हिस्ट्री समझ रहे हैं, मान लीजिए आने वाले समय में यदि हम लोग जियोग्राफी पढ़ना शुरू कर दिए ना, और उस समय यदि आपको मानचित्र की जानकारी नहीं रही तो बहुत अधिक समस्या होंगी आप लोग के लिए। इसीलिए इसको आप पहले से ही तैयार कर लीजिएगा। बात क्लियर है? ठीक है, अब हमें क्या पता लग रहा है कि बाराबंकी में एक अभिलेख मिला है और इस अभिलेख को अरहरा अभिलेख के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बता रहे हैं कि इस अभिलेख की जो खोज थी यह 1915 ईस्वी में एच.एन. शास्त्री के द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन खोज कर ली, अच्छी बात है। बाद में इस पर जो बातें लिखी हुई थी उन बातों को पढ़ा गया, जाना गया, समझा गया, तो हमें कुछ खास बातें मोखरियों से संबंधित पता लगी। ठीक है, क्या पता लगी, तो बताते हैं कि ईशान वर्मा का जो पुत्र सूर्य वर्मा था उसने ही इस अरहा अभिलेख को खुदवाने का कार्य किया था, यानी कि आदेश इसके द्वारा ही दिया गया था। तो यह सभी इसी वंश के शासक हैं भाई। ठीक है ना, अभी हरि वर्मा देखा था, यहाँ ईशान वर्मा भी है, सूर्य वर्मा भी है। अभी बाद वाले शासक अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, ओके। आगे हमें क्या पता लग रहा है कि इसमें इस वंश के 4 राजाओं का नाम लिखा हुआ है। कौन कौन से हैं 4 शासन? तो पता लग रहा है हमारे को कि संस्थापक हरिवर्मा। बताते हैं कि हरिवर्मा का पुत्र हुआ कौन? आदित्य वर्मा। फिर आदित्य वर्मा का पुत्र हुआ ईश्वर वर्मा, और ईश्वर वर्मा के बाद जो आए वह थे ईशान वर्मा। ठीक है, वर्मा जो सरनेम है वो हम लोग आज भी देखते हैं, बहुत अधिक प्रचलन में है, बहुत अधिक लोग प्रयोग करते हैं इसका। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये जो शुरुआत थी वर्मा सरनेम की वो यहीं से ही मानी जाती है। ठीक है, तो 4 शासकों की जानकारी हमें हरहा अभिलेख से मिल जा रही है। पता लग रहा है यहाँ पर कि इसमें जो हरि वर्मा है उसको एक विशेष उपाधि से सुसज्जित किया गया है। क्या है वह उपाधि? तो बता रहे हैं कि यह उपाधि है चतुष समुद्र कांत्रिक कीर्ति। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें देखो कई वर्ड जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, और इन वर्डों को जोड़ करके ही इस उपाधि को तैयार किया गया है। जब डिकोड करते हैं हम ना, जब इतिहासकारों ने पढ़ा जाना समझा था तो उन्होंने भी डिकोड किया था, हम भी करते हैं, आप लोग के सामने करेंगे ताकि आप लोग को चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, पहली बात है चतुष। चतुष का मतलब
4। उसके बाद समुद्र, समुद्र आप अच्छे से जानते ही हैं। कह रहे हैं कांत और कीर्ति। इसका मतलब हुआ कि जो हरिवर्मा था इस समय वो 4 समुद्रों के पार तक उसके कांत कीर्ति यानी कि उसका वैभव, उसकी शौर्य की कहानियां और उसका जो पूरा का पूरा युद्ध पराक्रम था वो विस्तृत हो रखा था इतने दूर के क्षेत्र तक। बात क्लियर है सभी को? तो उपाधियां अपने आप में ऐसी ही बातें हमें बताती हैं जिससे पता लगता है कि वह शासक उस समय क्या माना जाता था। तो हरिवर्मा को बता दिया है कि आपने 4 समुद्र के पार तक विजय प्राप्त कर रखी थी। ठीक है, इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरा अभिलेख मिल रहा है, जौनपुर अभिलेख। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को एक काम भी करना है। वह काम क्या है कि एक रजिस्टर लेके बैठे रहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्लास ले रहे हैं तो जरूरी है कि रजिस्टर हो आप लोग के पास में। ये लॉन्ग नोट्स है जो आप लोग के स्क्रीन पर है, ठीक है, लेकिन आपके पास शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है क्योंकि हम लॉन्ग नोट्स से रिवाइज नहीं कर सकते। शॉर्ट नोट से बहुत इजीली और कम समय में रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो जितने अभिलेख मैं आप लोग को बता रहा हूँ मोखरियों से संबंधित आप लोग नोट डाउन करते जाइए अलग अलग, ताकि जब एग्जाम में बैठे तो परेशानी ना हो, आप लोग अच्छे से रिवाइज करके जाएं। ठीक है ना, जो भी बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी वो आप लोग को मैं बताता चलूंगा हर क्लास में, ताकि आप लोग का जो समय यहाँ लग रहा है आपको ना लगे कि व्यर्थ हुआ है। दूसरा, आपको नई नई चीजें और अच्छी चीजें पता लगे जिस प्रकार से आप लोग एग्जाम की तैयारी कर लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि जौनपुर अभिलेख मिला है। कहाँ मिला है? बता रहे हैं कि अटाला मस्जिद के दरबारे पे इसको खुदवाया गया था। अटाला मस्जिद मैंने आप लोग को पढ़ाया था, याद है? कितने लोग को याद है कमेंट में बताना मुझे। अटाला मस्जिद मैंने आप लोग को पढ़ाया था जौनपुर की शर्की वास्तुकला के अंदर, तो वहां पे इसका मेंशन हुआ था। ठीक है, अब जितने लोग को याद है ना मुझे बताना है अभी कमेंट बॉक्स में आकर के। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि यह जो अभिलेख है इस अभिलेख में भी इस वंश के 3 शासकों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन है? हरिवर्मा पहले थे, फिर आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा। ठीक, पिता पुत्र पौत्र, पिता पुत्र और पौत्र। ठीक है, बात सारी क्लियर है आप लोग को? तो इनका उल्लेख हमें यहाँ भी मिल रहा है। बता रहे हैं कि यह जो अभिलेख है इसमें ईश्वर वर्मा को राजाओं में सिंह के समान बताया गया है। अपने आप में खास उपाधि है और खास बात बता रहे हैं, राजाओं में सिंह के समान मतलब कि आप अधिक वीर हैं, आप निडर हैं, आप साहसी हैं, आप युद्ध लड़ रहे हैं। और सिंह क्या करता है? यदि कोई सामने आ जाता है तो बिल्कुल उधेड़ देता है ना बढ़िया से, फिर उसके बाद में बढ़िया फिर डिनर विनर होता है, घर के सब लोग करते हैं। तो वही स्थिति बता रहे हैं कि आप राजाओं में सिंह के समान है, यानी कि आप बढ़िया से विजय प्राप्त कर रहे हैं इस समय, इसीलिए आपको खास दिखाया गया। ये भी बताते हैं कि सिंह के समान क्यों है, तो बताते हैं कि इन्होंने कई जगह पे जैसे कि धार, जिसको हम लोग आज मालवा के रूप में जानते हैं, तो उस क्षेत्र में, आंध्र में और रेवतक में, इन सभी जगहों पर विजय अभियान किए थे और यहाँ से इन सभी स्थानों को अपने अधीन करके ये वापस आए थे। ठीक है, तो इस कारण फिर बाद में इनको इस अभिलेख में इस प्रकार का स्थान दिया गया। जो उपाधि दी गई थी उसका नाम है क्षितिभुजान सिंह, यानी कि सभी राजाओं में सिंह के समान बताया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा पता लग रहा है कि एक और अभिलेख मिल रहा है। कहाँ से मिला है? देवरिया से। तो देवरिया का जो अभिलेख है वह मिला है हमें सोहनाग नाम इस जगह से। तो बता रहे हैं कि यहाँ से भी हमें मोखरियों के इतिहास की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा बताते हैं कि हमें कुछ सिक्के मुद्राएं भी मिली हैं इस काल की। कहाँ से मिली है? फैजाबाद से। तो कह रहे हैं कि जो यहाँ से मुद्राएं मिली हैं ये भी अपने आप में खास है और मोखरियों की हमें महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? तो बता रहे हैं कि जो इनकी मुद्राएं हैं, जो सिक्के हैं, उन सिक्कों पे राजा के नाम लिखे हुए हैं और साथ साथ में डेट भी लिखी हुई है, जो भी डेट इत्यादि इत्यादि हो सकती है। बात क्लियर है? तो हमें इन चीजों से भी काफी सारी जानकारियां मिल जाती है कि कौन सी मुद्रा किसके काल में चलाई गई थी, राजाओं के नाम पता लग जाते हैं, प्लस हमें पता लगता है राजाओं के इंटरेस्ट। जैसे कि अगर मैं हिंदू समर्थक होऊंगा, भागवत होऊंगा, वैष्णव होऊंगा, तो क्या करूंगा? मैं विष्णु का प्रचार करूंगा, लोगों को बोलूंगा आप भी वैष्णव बन जाइए। अगर मैं शैव हूं तो कहूंगा कि शिव अच्छे हैं। यदि मैं बुद्ध हूं तो मैं कहूंगा कि बुद्ध से अच्छा कोई नहीं। यदि मैं जैन हूं तो मैं कहूंगा कि आप लोग को अहिंसा का मार्ग ही जीवन में अपनाना है, बाकी सभी मार्ग बेकार है। क्लियर है बात? तो यह जो इनके इंटरेस्ट होते हैं ना, रिलीजियस इंटरेस्ट, वह भी हमें यहीं से ही पता लगते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें बातें पता लगती हैं अब ईशान वर्मा की। जैसे कि हमने जाना कैसे कैसे स्थापना हुई थी मोखरियों की, कैसे कैसे ये लोग कन्नौज तक आए, इन्होंने अपना वंश स्थापित किया और रिप्लेस करने लगे अब ये लोग किसको? गुप्तास को। ठीक है, तो वही स्थिति हमें पता लग रही है अब ईशान वर्मा के बारे में। कह रहे हैं कि इन्होंने शासन संभाला 550 से 575 ईस्वी तक। ठीक है, अब
इतने दिन तक इन्होंने शासन किया, तो ऑब्वियस सी बात है गद्दी पे रहे थे, काफी कुछ किया होगा, तो वही बातें थोड़ी सी जान लेते हैं, एग्जाम में आएगा तो बता के आइएगा अच्छे से। तो बताते हैं कि इनको कहते हैं कि आप सबसे प्रतापी शासक थे इस वंश के। चलो जी, यह भी अच्छी बात है। बताते हैं कि इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, तो वही टर्म है जैसे मैंने आप लोग को बताया अभी कि एक समय गुप्त काल की जब शुरुआत हुई तो श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, लेकिन जो बाद वाले आए वो खुद को अधिक पराक्रमी मानते थे, अधिक योग्य मानते थे। उन्होंने कहा कि महाराज अच्छा नहीं है, महाराजाधिराज अच्छा है। बाकी उनका मन आता तो और भी ले सकते हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं। ठीक है, विक्रमादित्य इत्यादि इत्यादि, चक्रवर्ती यूज कर लेते हैं। ठीक, तो पता लग रहा है कि जिसने इस वंश की स्थापना की थी कौन, हरिवर्मा, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। लेकिन उनकी जो अब संतानें आएंगी तो वह कहेंगी कि नहीं, हम इतने साधारण तो नहीं है, हम विशेष हैं। क्यों? क्योंकि हम कन्नौज पे बैठे हैं, जो इस समय राजनीति का केंद्र है। जब हम वही हैं, अभी वर्तमान भारत में कौन है राजनीति का वास्तविक केंद्र, क्या है मुख्य जगह? एग्जैक्टली दिल्ली। तो कभी कुछ भी होता है हम किधर निकलते हैं, कहते हैं चलो आओ दिल्ली चल रहे हैं। ठीक है, किसी को आंदोलन करना है तो कहाँ करना है जी, दिल्ली जा करके करना है। सारी बातें कुछ भी होनी है दिल्ली में आके होनी है। ठीक है, इसके अलावा हम सभी देखते हैं जब 26 जनवरी 15 अगस्त यानी कि हमारा रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे होता है तो सिक्योरिटी बहुत अधिक बढ़ा दी जाती है दिल्ली में। ठीक है, तो इस प्रकार दिल्ली राजनीति का केंद्र है, भारत की राजधानी है। ठीक इसी प्रकार इन साम्राज्यों की जो राजधानी होती थी वह मुख्य केंद्र होती थी, जैसे कि कन्नौज। तो बता रहे हैं कि इन्होंने इस पर शासन किया तो खुद को विशेष मानते थे, तो इन्होंने क्या किया, महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। तो पता लग रहा है कि इसके शासनकाल से संबंधित हमें कुछ जानकारियां हरहा अभिलेख में मिल रही है। हरहा अभिलेख पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं ना, लेकिन बता रहे हैं कि ईशान वर्मा से संबंधित कुछ बातें भी यहाँ बताई गई हैं। क्या क्या बात है? तो कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति था इसके शासनकाल में, इसका समकालीन ही था ये। ठीक है, समकक्ष ही था इसके। तो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक शासक जिसको आंध्राधिपति कहा जाता था, एक अच्छी उपाधि है अपने आप में, अच्छा नाम है ना ये भी। कह रहे हैं कि आंध्राधिपति जो व्यक्ति था उसकी सेना में सहस्त्रों मत वाले हाथी थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल हाथी हुआ करते थे। हमें पता लगता है कि इस समय हाथियों का प्रचलन अधिक था सेनाओं में, तो यूज करते थे, आगे रखते थे। तो कह रहे हैं कि हाथियों वाली सेना थी इनकी बहुत अधिक और इनका बहुत नाम था। लेकिन कह रहे हैं कि ईशान वर्मा ने इसके ऊपर हमला कर दिया और विजय प्राप्त कर ली। इसके साथ साथ एक दूसरा व्यक्ति था, इसका नाम था शूलिक। कह रहे हैं कि शूलिक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सेना के अंदर दूर दूर तक छलांग लगाने वाले असंख्य घोड़े थे, जिनकी गिनती ही नहीं कर सकते थे। आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रशंसा की जाती थी इन लोगों की, है ना। तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रशंसा करते थे, भाई आप 7 समुद्र पार तक आपका क्षेत्र विस्तारित है, 4 समुद्र पार तक क्षेत्र विस्तारित है, आप कई मील तक, कई कोसों तक हैं, आप आर्यावर्त हैं, आप भारतवर्ष हैं। तो यह सभी बातें इनको बताई जाती थी, उस समय इनकी प्रशंसा में कही जाती थी। ठीक है, और कई बार ऐसा होता था कि वही प्रशंसा जो की जा रही है ना उसी को लिखवा दिया गया, और उसी वजह से क्या हुआ, वो सभी हमारे पास में आ गई पढ़ने के लिए। अब हमें पढ़नी भी ये सभी चीजें उसी रूप में पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि हम इतिहास से छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। आप खुद सोचिए, हमें नहीं पता, हम अपने जीवन में कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो हम पहले कर चुके उसको बदल दे, है ना। तो इतिहास तो हमने देखा नहीं, लेकिन जो हमें लिखा हुआ मिला उसी को पढ़ समझ के हम लोग सारे कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से इन लोगों की विशेषताओं को बताया जाता था, और कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी सेना रखने वाला जो व्यक्ति था वह भी हार गया था ईशान वर्मा के सामने, यानी कि इतना खास था यह। ठीक है, इसके अलावा बताते हैं कि एक और जगह है अफसड़ अभिलेख यहाँ पे। तो अफसड़ अभिलेख में बताया गया है कि ईशान वर्मा और कुमारगुप्त के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, अब टर्म समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त टर्म गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त का एक शासक था ये। तो बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध का जो मुख्य कारण था वह बताते हैं कि मगध हुआ करता था। ठीक है, क्या था? मगध। बता रहे हैं कि मगध था। तो कह रहे हैं कि इनका जब युद्ध हुआ तो मौखरियों के हाथ से मगध चला गया और गुप्तों ने वहां पर शासन कर लिया। अब इस वजह से ये बताते हैं कि फिर इनको कन्नौज में मुख्य रूप से स्थापित होना पड़ा और वहीं पे अपना शासन चलाना पड़ा। तो बता रहे कि कन्नौज तक ही ये बाद में फिर सीमित हो गए। इनकी जो महत्वाकांक्षा थी मगध तक पहुंचने की, वह वहां पर रह के शासन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर पता लग रहा है हमें एक बात और, कि अभी जो गुप्त वंश का शासक है कौन, कुमारगुप्त। तो कह रहे हैं कि कुमारगुप्त अभी मजबूती की स्थिति में है, क्योंकि उसने ईशान वर्मा को हरा दिया। हालांकि यह जो स्थिति है यह भी अधिक लंबे समय तक नहीं रह पाएगी, ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि अब ईशान वर्मा के बाद जो शासक आएंगे वे वापस से मगध को भी अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। और पता लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश पर
और उसके आसपास के कई क्षेत्रों पर भी इनका शासन स्थापित हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है जरा एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं। तो हमें पता लगता है यहाँ पर कि ईशान वर्मा जो था उसकी वैदिक धर्म में विशेष रुचि थी और इसीलिए उसने उसके विस्तार प्रसार के लिए कार्य किए और कोशिश की कि जो समाज हो वह वर्णाश्रम आधारित ही। ठीक है, अगली बात हम लोग को यहाँ पता लग रही है सर्ववर्मा के बारे में। इसका पुत्र संतान आई, शासन संभाला। कह रहे हैं कि असीरगढ़ नाम की जगह है, यहाँ से हमें एक मोहर मिली है। क्या बता रहे हैं कि भाई इन्होंने भी आकर के उपाधि कौन सी ली, महाराजाधिराज की। ठीक है, तो सबको यही पसंद आ रहा है। अगर आपको बोलेंगे महाराज तो अच्छा नहीं लगेगा, आप महाराज अधिराज हैं। ठीक है, तो बताते हैं कि उसने कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी जिसका नाम दामोदर गुप्त था उससे युद्ध किया और युद्ध ऐसा किया कि अपनी विजय अपने पराक्रम के माध्यम से स्थापित की और उसके बाद बताते हैं कि मगध को वापस से अपने शासन में मिला लिया। तो मैंने कहा था ना कि बहुत अधिक लंबे समय तक यह सब कुछ अभी नहीं चलने वाला है, अभी फिर लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बात ईगो पर आ गई है, दिल पे लग गई है चोट। और कहते हैं ना कि जब चोट लग जाती है दिल पे तो उसके बाद फिर मेहनत रंग लाती है। तो वही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पहले तो हरा दिया आपने, पिताजी को हरा करके उनसे मगध हथिया लिया था, लेकिन पिताजी के बाद की संतान जो थी मोखरियों की वह अधिक अच्छी थी, अधिक मजबूत थी, अधिक कौशल था इसके पास में। लेकिन जब गुप्त की जो अगली संतान आई दामोदर गुप्त, यह पिता के समान अच्छी नहीं थी। मौका मिला और मौके का फायदा उठाना कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मौका मिला है तो अब इसको बढ़िया से भुनाया जाए। तो वही काम हुआ और इन्होंने मगध पे फिर कब्जा कर लिया। अब समझ रहे हैं कि अब धीरे धीरे क्षेत्र विस्तार ये बढ़िया से कर पा रहे हैं। तो इसी क्रम में अब इनका स्थापित हो गया आधिपत्य और कह रहे हैं कि यह पहला शासक सर्ववर्मा ही था जिसने मगध को शासन में मिलाया, उस पे सरकार चलाई और यहाँ के जनता के लिए कल्याणकारी कार्य किए और यहाँ पे अभिलेख खुदवाए और बताया लोगों को कि आपका अब शासक कौन है, हम मतलब सर्ववर्मा। ठीक है, तो बताते हैं कि विस्तृत प्रदेश पर शासन इसने कर लिया था, सिर्फ उत्तर प्रदेश पे ही नहीं, जिसको मध्य देश कह रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो हमें पता लग रहे हैं बातें अवंती वर्मा के बारे में। अब सर्ववर्मा का पुत्र आ गया अवंती वर्मा। कहते हैं कि इससे संबंधित कुछ बातें तो हमें हरिश्चरित में भी मिल जा रही है। ठीक है, किसने लिखी थी हर्षचरित? कितने लोगों ने लिखी थी? वीडियो अब पॉज कर लो। ठीक है, अभी नहीं, क्वेश्चन सुनने के बाद पहले कमेंट बॉक्स में जाओ, मुझे यह बताओ कि भाई हर्षचरित किसने लिखी, और कमेंट करने के बाद ही अब वीडियो प्ले करना। ठीक है, समझ गए? गुड, अब बहुत अच्छे बच्चे हैं। ओके, तो हमें पता लग रहा है कि भाई इस समय बताया गया है हर्षचरित, जिसको वानभट्ट ने लिखा था। कह रहे हैं कि वानभट्ट की हर्षचरित में कह रहे हैं कि अवंती वर्मा इस समय समस्त राजाओं का सिरमौर और भगवान शिव के चरण चिन्हों की भांति समस्त संसार की पूजित है ये। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई आप तो पहली बात सारे राजाओं का सिरमौर हो गए। सिरमौर का मतलब उनके सर के आप ताज बने हुए सभी शासकों के, यानी कि आप इस समय जो भारत की स्थिति थी उसमें परम शासक थे, आपका विशेष स्थान था इस समय। वहीं दूसरी बात हमें पता लग रही है कि भगवान शिव के चरण चिन्हों की भांति पूरे संसार में आपकी पूजी जा रहे हैं। तो यह बात भी यहाँ पे बता रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात आप किसी के बारे में कह रहे हैं, समझ रहे हो लेवल, मतलब कितनी फेंकी जा रही है इस प्रकार से, है ना। बट कहीं ना कहीं इन शासकों का इतना अधिक महत्व नहीं हुआ करता, ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज्यादा महत्व। अभी हम लोग मानचित्र खोलेंगे ना, देख के पता लगेगा कि भाई एक सीमा तक ही विस्तृत थे, बाकी जगह पे और शासक भी थे। लेकिन जो लोग इनके बारे में लिख रहे हैं ना, वो डर से लिख रहे हैं, उन्हें डर है कहीं ना कहीं मन में कि महाराज को पता लग गया तो सर कलम करवा देंगे हमारा, हमारे बीवी बच्चन का क्या होगा फिर उसके बाद में, है ना। तो वो डर के मारे बेचारे को जो कह दिया गया वो लिख दिया गया और आपके बारे में इतनी तारीफें कर दी हैं कि बस वो अपने आप में कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति सी लगने लग जाती है। अभी पता लगेगा कि थोड़े दिन तक शासन करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा आ जाएगा, फिर वो लपेट के चला जाएगा इनको बोरी में। ठीक है, और वो बन जाएगा राजा, अभी होगा ऐसा भी। ठीक है, तो प्रशंसा का लेवल हमें दिख रहा है यहाँ पे। आगे बता रहे हैं कि अवंती वर्मा के राज्य में कन्नौज के अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बड़ा साम्राज्य बन गया था। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि आपके पास में उत्तर प्रदेश है और बिहार भी है, तो अब समझिए कि कोई बहुत बड़ा शासन स्थापित नहीं हुआ था, आप गुप्तों से भी कम क्षेत्र में सीमित है। ठीक है, आगे हमें पता लग रहा है कि नालंदा मुद्रा लेख में उसे महाराजाधिराज कहा दिया गया है, जो चली आ रही है रेगुलरली। बस पहले शासक ने सिर्फ महाराज माना था, बाकी सब अब महाराजाधिराज खुद को मान रहे हैं।
मुद्रा राक्षस में भी इसका मेंशन है। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है, किसने लिखी थी? हाँ, पॉज करके कमेंट कर दो। ठीक है, तो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से पता चल रहा है कि उसने मल्लेच्छो यानी हुरणों पर भी जीत स्थापित करी और दिखाया कि हाँ, कौशल है मेरे पास में, मैं विजयी हो सकता हूँ, मैंने स्किल्स ले रखी है। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताते हैं कि बाद में पुष्यभूति वंश यहाँ पर अब स्थापित हो जाएगा और ये लोग कोशिश करेंगे कि पुष्यभूतियों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले। क्यों? ये बात ध्यान रखिएगा, जब हम कई बार जीत नहीं पाते किसी से तो कोशिश करते हैं वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाए ताकि स्थिति सुधर ही रहे। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना जब हुई थी, पुष्यभूति ने की थी। इसी वंश में जो शासक होगा महत्वपूर्ण, जिसका नाम हर्षवर्धन होगा, हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताते हैं कि मालवा के गुप्त राजाओं से कड़ा मुकाबला भी इन शासकों को करना पड़ा था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि गुप्त कहाँ पहुंच गए, मालवा पहुंच गए हैं। यानी कि जैसे जैसे इनको उत्तर भारत से सरकाएंगे, धीरे धीरे दक्षिण में पहुंचेंगे, फिर समुद्र में तैरते हुए फिर ये निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, फिर हमें पढ़ने को नहीं मिलेगी इनसे संबंधित कोई भी बात। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश का मतलब पुष्यभूति वंश के बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ी सी बातें। और कन्नौज के मोखरी समझ आ गए हैं, बात क्लियर हो गई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यदि कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग बिना किसी परेशानी के। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें, बातें बताएं अपनी, जैसा भी आप लोग को लग रहा है क्लासेस के बारे में, और आगे क्लासेस किस प्रकार चलाई जानी है ये बातें भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब बातें वर्धन वंश के बारे में थोड़ी सी कर लेते हैं। तो पता लग रहा है कि गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो एक तरफ इनका भी उत्थान हुआ। कहाँ पे? कहते हैं कि भाई इन्होंने पुष्यभूति राजवंश की स्थापना की। किसने की थी? पुष्यभूति नामक एक राजा था, उसने की थी, 6ठी शताब्दी में की थी, शुरुआत में ही कर ली थी। हालांकि इनका संपर्क बताते हैं कि ज्यादा अधिक नहीं था, किसका? मोखरियों और वर्धनों का। क्यों नहीं था? क्योंकि इनका स्थान अलग अलग था। हालांकि हम ये बात जानते हैं कि कन्नौज इस समय मुख्य रूप से व्यवस्था में बना हुआ था, शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग भी समझदार थे। इनकी व्यवस्था कहाँ चल रही थी? थानेश्वर या थानेश्वर को कहा जाता है। कौन सी जगह है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बताते हैं इसको। ठीक है, तो उस जगह पे ये लोग बने हुए थे, अपना शासन चला रहे थे, और ये उन समझदार शासकों की भांति थे जो दूसरे वंश के कमजोर होने का इंतजार करेंगे, और जब या तो वो कमजोर हो जाए या फिर आपके पास कोई ऐसा उत्तराधिकारी आ जाए जो किसी से भी लोहा लेगा और जीतेगा, अगर ऐसा शासक आपको मिल गया तो फिर बेझिझक आप लोग युद्ध कीजिए। तो वही इंतजार ये लोग अभी करेंगे और बाद में पता लगेगा कि हर्षवर्धन दूर दूर के अभियान करेगा और सब कुछ अपने क्षेत्र में मिला लेगा। बाद में ये भी पता लगेगा कि कन्नौज तक यह लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ आगे पता लग रही है कि बांसखेड़ा व मधुबन में अभिलेख मिले हैं जो बताते हैं इस काल की बातें और इन शासकों के नाम। कह रहे हैं कि बांसखेड़ा मधुबन के अलावा सोनीपत और नालंदा से मुद्राएं मिली हैं। ठीक, तो एक तरफ से अभिलेख, दूसरी तरफ से मुद्राएं हमें क्या बता रही हैं? इस काल के शासकों के नाम। क्या नाम है? नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। ठीक, ये ऐसे नाम हैं जो जनरली हमें बुक्स में हर जगह देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इनके संबंधित जानकारी हमें खास नहीं मिली है। किससे संबंधित ज्यादा जानकारी मिली है, बातचीत हुई है? तो मिलती है हर्षवर्धन से संबंधित। एक मूर्ति भी मिली है, तो बताते हैं, मानते हैं कि वो हो सकता है कि हर्षवर्धन की ही हो। ठीक है, तो हर्षवर्धन इस काल का मुख्य शासक रहेगा, तो इसीलिए जरूरी है जब मुख्य वही है तो हम लोग हर्षवर्धन को ही पढ़ लेते हैं ना, बुराई मुझे नहीं लगता कुछ है। तो क्या कह रहे हैं कि राज्यवर्धन के पश्चात लगभग समय जो माना जाता है वह 606 ईस्वी माना जाता है। कहते हैं कि इस समय इन्होंने थानेश्वर पे अपना कार्यकाल शुरू करा। अब इंपॉर्टेंट चीज आप लोग बहुत इजीली यहाँ पे याद कर सकते हैं, 606 ईस्वी, हर्षवर्धन 606। ठीक, कहाँ बैठे हैं? थानेश्वर की गद्दी पे। कुछ बातें इस काल की बताई है हमें हुएन ने और इत्सिंग ने भी और वान भट्ट ने भी। वान भट्ट मुख्य कवि है इस काल का जो हमें वर्धनों की जानकारी देगा। क्यों? क्योंकि वान भट्ट लिख देंगे हर्षचरित, और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं हमारे इतिहासकार कि जो हर्षचरित है वह वास्तव में हर्षवर्धन की ही कहानी है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई हुएनसांग आए, इन्होंने किताब लिखी सीयू की, और कह रहे हैं कि कन्नौज बहुत अधिक समृद्ध है, संस्कृति का केंद्र है, राजनीति का केंद्र है, और जो मुख्य शासक है उसकी यह राजधानी बना हुआ है। वाण भट्ट तो पूरा का पूरा इतिहास ही वर्धनों के आसपास रहते हुए लिख रहे हैं, इन्हीं की बातें बता रहे हैं और लोगों को जागरूक करा रहे हैं। कह रहे हैं कि इत्सिंग भी आए भारत घूमने, तो इन्होंने भी अपनी पुस्तक लिखी और बताया कि कन्नौज और हर्षवर्धन का जो काल
कितना विशेष है अपने आप में। थोड़ा सा मानचित्र से समझ लेते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो भारत अनेक खंडों में विभाजित है। देखो कितने अलग अलग शासकों के नाम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई गुजरात वाला जो क्षेत्र था वो मुख्य रूप से अब गुर्जरों के अधीन चलेगा। ठीक है, तभी तो हमें पता लगेगा ना बाद में कि भाई यहाँ गुर्जर बैठेंगे, यहाँ राष्ट्रकूट बैठेंगे और यहाँ पर पाल बैठेंगे और सब आपस में लड़ भी बैठेंगे। यही तो उनका काम था। ठीक है, हालांकि मुख्य केंद्र इस समय कन्नौज रहेगा और उसी के लिए ये लोग लड़ेंगे, कहेंगे कि मेरा है कन्नौज, मेरा है कन्नौज, मेरा है कन्नौज। कभी कभी होता है ना क्लासरूम में बच्चों की लड़ाई हो जाती है, ऐसे ही तो बिल्कुल वही वाली स्थिति है। तो कन्नौज के लिए तीनों लड़ेंगे और कभी गुर्जर यहाँ पर आएंगे, कभी प्रतिहार, कभी पाल। थोड़ा थोड़ा समय देखने को ऐसी मिलेगा। पूरी कहानी अगली वीडियो में बताई जाएगी। तो यह जो समय अभी हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें पता लग रहा है कि भारत में अनेक शासक हैं। ठीक, बंगाल में इस समय गौड़ वंश चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई यहाँ है थानेश्वर। ठीक है, मतलब आज का जो हरियाणा वाला क्षेत्र है वहां पे थानेश्वर था और वहीं पे ये लोग शासन कर रहे थे। लेकिन कहाँ तक इनको जाना है, अभी कन्नौज जाएंगे ये लोग। ठीक है, तो कन्नौज बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, तो स्थिति जैसे से बदलेगी हम लोग बाद में समझते जाएंगे। हालांकि जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है, जो इस काल के मुख्य स्रोत हैं वह मैंने आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, तो अभी कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बातें जानते हैं। तो पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बांसखेड़ा से प्राप्त क्या है, एक अभिलेख हुआ हमें। तो अभिलेख से हमें क्या क्या पता लग रहा है, थोड़ी सी चर्चा पहले साहित्यिक सोर्स पर कर लिए हम लोगों ने, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत भी। तो कह रहे हैं कि ये जो बांसखेड़ा अभिलेख है, कह रहे हैं कि इसमें हर्षवर्धन के काल के मंत्रियों की जानकारी मिल रही है, साथ साथ वर्धन वंश के जो प्रमुख शासक हुए उनकी जानकारी भी हमें यह अभिलेख दे रहा है। तो यह बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है हर्षवर्धन से या वर्धन काल से संबंधित, तो इसका मेंशन करना भूल ना जाना प्रिय। ठीक है, आगे बताते हैं कि राज्यवर्धन के द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय प्राप्त कर ली गई थी। और यह भी बताते हैं कि इस समय गौड़ नरेश शशांक के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय प्राप्त की और लेकिन गौड़ नरेश शशांक के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। गौड़ नरेश शशांक का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, हालांकि हम बहुत अधिक नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बात आप लोग के लिए जरूरी है कि आप लोग थोड़ा जान ले, वह यह है कि शशांक ही वह व्यक्ति था जिसने गौतम बुद्ध का बोधि वृक्ष कटवा दिया था। ठीक है, बोधि वृक्ष वही वाला जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में स्थित 631 ईस्वी में मधुबनी अभिलेख यहाँ खुदवाया गया था। तो उसी की बात बताते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि हर्षवर्धन ने ग्राम दान दिए थे। ठीक है, कौन कौन से ग्राम दान में दिए थे, बता रहे हैं कि भुक्ति के पास सोमकुंडा नामक एक जगह है, गांव था, उसको उस समय दान में देने का विवरण इसमें किया गया है। बात क्लियर है। साथ साथ यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि फैजाबाद जिले से एक हमें सिक्के मिले हैं यहाँ कई। ठीक है, तो फैजाबाद जिले से जो हमें सिक्के मिले हैं, इतिहासकार मानते हैं कि यह सिक्के हर्षकालीन है, चांदी के सिक्के हैं मुख्य रूप से, और कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो डेट्स लिखी हुई हैं और जो नाम लिखा हुआ है, जो पद लिखा हुआ है, वो हम जोड़ सकते हैं हर्षवर्धन से। जैसे कि एक जो टर्म बात लिखी हुई है इसमें वो लिखा हुआ है श्री शालदत्त, तो श्री शालदत्त या लिखा हुआ है श्री शिलादित्य, तो कह रहे हैं कि ये कोई और नहीं है, हर्षवर्धन ही, ऐसा हमारे इतिहासकार यहाँ मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या मानते हैं, तो पता लग रहा है कि फर्रुखाबाद से हर्षकालीन सोने के सिक्के भी मिले हैं, कम मात्रा में, थोड़ा बहुत अधिक नहीं है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर उपाधि लिखी हुई है परम भट्टारक महाराज श्री हर्षदेव। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उपाधियां चलेंगी अलग अलग। अब ये उब गए, ये कह रहे हैं कि क्या महाराजा धीराज यूज कर रहे हो सिंगल, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कुछ नया बनाओ, कुछ और बताओ। किताबें खोजी गई, अलग अलग शब्दों को जोड़ा तोड़ा गया और उपाधि तैयार कर दी। क्या, परम भट्टारक, यानी कि आप सबसे परम हो गए हैं और आप पूरे संसार के जो बाकी राजा हैं उनको, उनके लिए भट्टारक हो जाएंगे, यानी कि उनको आप अब धूल चटाएंगे, हराएंगे रणभूमि में और विजय पाते हुए अपने शासन को विस्तार देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा नाम परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री हर्षदेव। तो हर्षवर्धन के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही गुप्त काल अब खत्म हो जाने लगेगा। ठीक है, ये गद्दी पे बैठेगा और गुप्त अब हम लोग को नहीं पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, पहले पढ़ लिए, अब कोई बातचीत इनकी नहीं करनी है। कह रहे हैं कि भाई उस समय इन्होंने देवाकर मित्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, उसके साथ रहते हुए उसकी सहायता से
अपनी बहन को ये वापस लाए थे कन्नौज। ठीक है, उस समय की स्थिति थी, क्या हो रहा है अब हमें यहाँ पे पता लग रही है एक खास बात सती प्रथा के बारे में। वापस तो सती प्रथा से लाए थे। बताते हैं कि इनकी एक बहन थी जिसका नाम राज्यश्री था। तो बता रहे हैं कि जो राज्यश्री थी उसके पति की देहांत हो गया था और पति का देहांत होने के बाद में उसको सती किया जा रहा था, साथ में ही जलाया जा रहा था। लेकिन वहां पे हर्षवर्धन गए और हर्षवर्धन ने अपनी बहन को बचाया और उसको कन्नौज लेकर वापस आ गए। ये उस समय की बात है जब इनके शासन गति में पूरा का पूरा कन्नौज वाला क्षेत्र और धीरे धीरे ये बिहार तक पहुंचने लगे थे। ठीक है, तो हमें पता लग रहा है कि सती प्रथा की शुरुआत हो गई है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्जाम्स जो है वह अनेक क्वेश्चन हम लोग के लिए लेकर आता है, तो वहाँ कई बार पूछा गया है सती प्रथा के बारे में। कह देते हैं कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ है, तो बताते हैं कि जो सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वह हमें 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से मिलता है। यानी कि पता लग रहा है कि हर्षवर्धन के काल से थोड़ा पहले से ही सती प्रथा जैसी एक प्रथा, कुप्रथा शुरू हो गई थी और यहाँ पे पत्नियों को पति के देहांत होने पर उनके साथ ही जला दिया जा रहा है। साथ साथ हमें यहाँ बात पता लग रही है ग्रह वर्मा के बारे में भी। बताते हैं कि इसी काल से संबंधित था और समकालीन हो सकता है हर्ष के। तो कह रहे हैं कि ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। ठीक है, तो बताते हैं कि समकालीन था हर्ष के और ग्रह वर्मा जो है यह मोखरियों का शासक था जो कन्नौज पे उस समय शासन करता था। लेकिन क्या हुआ कि स्थिति बदल गई, इसकी मृत्यु हो गई और इसके पास कोई अपना प्रबल उत्तराधिकारी नहीं रहा। तो इस समय जो मंत्रीगण थे यहाँ के और जो राजश्री थे, इन लोगों ने आपसी बातचीत करी। इन्होंने कहा हमें कोई मार जाएगा बिना मतलब, क्या करे भाई, हमारे पास में कोई महाराज ही नहीं है, कोई राजा नहीं बचा। अब डर लगता है अपने आप में, जब आपके पास संरक्षक नहीं है तो कहीं ना कहीं अब विकेंद्रीकरण वाली स्थिति है। या तो आपके ही शासन में से कोई उठेगा और कहेगा मुझे राजा बना दो, अगर नहीं उठाए तो कोई ना कोई आसपास वाला आएगा और फिर लाशें बिछा जाएगा। उसके बाद में वो कहेगा कि अब आपका राजा मैं हूं। नहीं मान रहे हो, ठीक है, इसका भी सर कलम कर दो। कोई दूसरा आवाज उठाने आएगा, ठीक है, इसको भी ले जाओ, सर कलम कर दो, निपटाओ इसको भी। तो ऐसी स्थिति में अब इनके लिए चिंता खड़ी हो गई कि अब हम क्या करें। तो उसी चिंता से इन्होंने बचने के लिए इन्होंने बातचीत की। किससे? हर्षवर्धन से कहा कि आप आइए कन्नौज, कन्नौज की गद्दी संभालिए, क्योंकि थानेश्वर का महत्व नहीं है, उत्तर भारत में महत्व जो है वह कन्नौज का है। तो फिर उसके बाद हर्ष को प्रस्ताव अच्छे लगे कि अरे बात तो बहुत अच्छी कर रहे हो आप, चलो चलते हैं इस तरफ और संभालते हैं आपकी गद्दी, अब यहीं राज करेंगे हम। तो थानेश्वर भी इनके अधीन है, लेकिन अब वो राजधानी नहीं रहेगी, राजधानी कन्नौज हो जाएगी। ठीक है, और इसको अपनी राजधानी बनाने के बाद अब यह स्थानांतरित हो जाएंगे और वहीं पे रहते हुए अपनी गतिविधियां करेंगे। तो बताते हैं कि उस समय पूरे के पूरे कन्नौज में जिस प्रकार से हर्षवर्धन रहता था, तो सारी शान और शौकत, समृद्धि, उसका उल्लेख करते हुए महोदय श्री नाम का एक टर्म मिलता है जो बता रहे हैं कि हर्षवर्धन से ही संबंधित है। ठीक है, कहते हैं कि उसके बाद में हर्ष ने अच्छा शासन किया, अच्छी नीतियां थी, बौद्ध अनुयायी था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कार्य करता था। तो महिलाओं को भी अच्छी स्थिति इसमें देने की पूरी कोशिश की कि वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए या सॉफ्ट से सॉफ्ट कर दिया जाए। यह सारे कार्य इसके काल में हुए। लेकिन ये सभी काम करते करते 647 ईस्वी तक इसने शासन किया, बाद में मृत्यु हुई। तो बताते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद में कोई अधिक अच्छा शासक नहीं मिल सका, इसका उत्तराधिकारी कोई नहीं बन सका, जिस वजह से फिर दोबारा वही स्थिति, जब मजबूत शासक नहीं रहेगा, मजबूत साम्राज्य नहीं रहेगा, तो फिर वापस से एक और बार विखंडन की स्थिति होगी। फिर आप लोग बटेंगे छोटे छोटे साम्राज्यों में, अलग अलग भागों में बटना शुरू हो जाएंगे आप, और फिर वापस से लड़ेंगे छोटी छोटी चीजों के लिए कि किसने ले लिया मेरे शासन भूमि को। ठीक है, तो ये सब काम यहाँ से अब वापस एक और बार शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बात सभी को समझ आ गई है। तो कोशिश करता हूँ मैं जैसे भी आप लोग को अच्छे से अच्छे सभी बातें समझा सकूँ, सब बातें बता सकूँ, तो पूरा प्रयास रहता है। तो बाकी आप लोग कमेंट करके कुछ नहीं बताते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो बातें अपने व्यूज मुझे बताइएगा। अगली वीडियो हम लोग करते हैं, अगली बात करेंगे हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष पे, और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उस काल की बढ़िया से आप लोग को बताऊंगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। बाकी अच्छा लगा वीडियो, कुछ नया जानने सीखने को मिला है तो बाकी साथियों तक भी शेयर कर दीजिए। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुराई है, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। एंड फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।